वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। रीजनिंग क्लास हमारा चल रहा था। ये क्लास स्पेशली आपके KVS EMRS DSSS या फिर वेदर आप एस्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपके रीजनिंग्स आते हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट टीचिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, बट स्पेशली किसके लिए? टीचिंग एग्जाम के लिए। तो ये क्या होगा? हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। डेफिनेटली 1 और 2 क्वेश्चंस जो हैं आपको सारे एग्जाम्स में इससे आते ही आते हैं। ऐसा टॉपिक है ये, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट हर एक चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अपन डिस्कस करेंगे वो क्या है? 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि ब्लड रिलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके इसी 3 पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं जो सारे एग्जाम्स में आपको देखे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, ये सारे पैटर्न के एक एक एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ एक जो बेसिक पॉइंट्स हैं इसमें ब्लड रिलेशन में आपको जानना जरूरी है, कुछ एक 2-4 पॉइंट्स, और जो नोट मान के चल लो आपकी जो मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं उससे पहले आपको अवेयर करवा दूंगी कि क्या क्या आपको नहीं करना है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये एक क्लास है जो बहुत ही हेल्पफुल होगा ब्लड रिलेशन को समझने के लिए। चलिए, पहला है क्या आपका? पॉइंटिंग रिलेशन। ठीक है, जो 3 पैटर्न के क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको देखा जाता है वो ये है पॉइंटिंग और कनेक्टेड रिलेशन। 80% या फिर 90% क्वेश्चंस इस दोनों पैटर्न के ही होंगे। कहीं कभी कभी क्या होता है 10-20% चांस है कि आपके क्या होंगे, कोडेड रिलेशन के पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो है आपका वो क्या है? पॉइंटिंग रिलेशन। देखिए, पॉइंटिंग रिलेशन या फिर इसको आप सिंगल रिलेशन भी कह सकते हैं। इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस है उसमें आपको पहला ही वर्ड दिख जाएगा आपको पॉइंटिंग, यानी कि किसी की ओर इशारा करते हुए या फिर इंगित करते हुए, है ना, किसी के बारे में बताते हुए, मतलब आप खुद खड़े हो और आप किसी और के बारे में रिश्ते बता रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसमें जनरली आप रिलेशंस के बारे में ही पढ़ोगे। तो पॉइंटिंग रिलेशन के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखेगा, जैसे केतन की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो बताओ आप कि केतन की माँ का नमन से क्या संबंध है? ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे की ओर मतलब इशारा करते हुए या फिर इंगित करते हुए। ठीक है, पॉइंटिंग टू केतन, नमन सेड ही इज द सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन, हाउ इज केतन्स मदर रिलेटेड टू द नमन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पॉइंटिंग रिलेशन या फिर आप सिंगल कह सकते हो, सिंगल रिलेशन। चलो, अब नेक्स्ट पैटर्न जो है वो है आपका कनेक्टेड रिलेशन। ये इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे आपको दिखेंगे एग्जाम्स में, तो वो देखो, पी क्यू का पिता और आर का दादा है, जो एस का भाई है, एस की माता टी है, जो भी से विवाहित है, टी क्यू की बहन है, तो वी का पी से क्या संबंध है? ठीक है, आप इंग्लिश में भी पढ़ लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, इस तरीके के कनेक्टेड वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, यहाँ पे आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट दिखेंगे। वो देखो, सेंटेंस जो है ना, रिलेशन यहाँ पे किससे कनेक्टेड होगा? कनेक्टिविटी जो आपको दिखेगी ना दो सेंटेंसों के बीच, वो एंड से या फिर और से दिख सकता है, या फिर बट से दिख सकता है, या फिर हु से, ठीक है, होम से, हुज से। और हिंदी में यदि बात करो तो आपको देखो और दिख रहा होगा, है ना, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरीके का वर्ड से क्या है? कनेक्टेड होंगे सेंटेंस। तो कनेक्टेड रिलेशन में आपको ये सारे वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, थर्ड आपका जो होता है पैटर्न वो क्या है? कोडेड रिलेशन। ठीक है, कोडेड रिलेशन में देखो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, बाकी वहां पे बकायदे पूरा लिखा रहेगा कि देखो, इफ मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस है, ये मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट्स फादर, ठीक है, डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सन को, या फिर प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटर को, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है वाइफ को, यानी कि ये सब क्या है? रिलेशन है। तो आपको क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स डैट आर इज द फादर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, यानी कि आपको इस सारे रिलेशंस जो दे रखे हैं ऑप्शंस में, आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा। फाइनल जो उसका डायग्राम आएगा वो क्या बताएगा आपको कि आर इज द फादर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, यानी कि आर क्या है? ससुर है किसका? डब्ल्यू का। तो यानी कि कोडिंग के फॉर्म में दे रखा है आपको, ये रहा रिलेशन, और आपको इस रिलेशन से डायग्राम बनाना है, चेक करना है। ठीक है, तो 3 पैटर्न, इसके बाहर ब्लड रिलेशन में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे जहाँ पे सबसे ज्यादा जो गलत करते हैं वो मैं क्लियर कर दूं। एक चीज, पहला चीज, ठीक है, देखो, जब भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो यहाँ पे एक चीज पूछा जाएगा, हाउ इज केतन्स मदर रिलेटेड टू द नमन। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में आपको लिखा होगा, केतन की माँ का नमन से क्या संबंध है। रिलेशन नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैं एक आइडिया दे रही हूँ।
तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। मान लो यहाँ पे कह रहा है आपको कि ए बी का भाई है, ठीक है, ए और बी दो लोग दे रखे हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, मतलब आंसर जो आपको ऑप्शन टिक आउट करना है वो ए कौन है ये बताना है या फिर बी कौन है ये बताना है। लोग यही नहीं ये क्लियर नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। तो देखो दो तरीके का सेंटेंस मिल गया आपको। पहला क्या आ गया कि देखो केतन्स मदर रिलेटेड टू द नमन, यानी कि केतन की जो माँ है वो रिलेटेड है नमन से। पहला ये हो गया, इंग्लिश में ये होगा। और दूसरा क्या हो गया, केतन की माँ का नमन से। तो देखो आपको फाइंड आउट करना क्या है, आंसर क्या होगा। देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर होता है। हिंदी मीडियम वालों को एग्जामिनर चाहे तो बहुत ही कंफ्यूज कर देगा, घुमा देगा, क्योंकि वर्ड्स काफी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में तो एक ही ऑप्शन है, जिसके साथ आपको रिलेटेड लगा होगा ना वो कौन है ये आंसर होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसके साथ आपका रिलेटेड वर्ड लगा हो, रिलेटेड यानी केतन्स मदर रिलेटेड, यानी कि रिलेशन ये किसका पूछ रहा है, केतन की जो माँ है ना वो कौन है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देखो यदि ध्यान से यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी, यानी कि क्वेश्चन में होगा हाउ ए रिलेटेड टू बी, ध्यान से देखना क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं और आंसर पूरा क्वेश्चन सही बना के आता है और एट द एंड लास्ट में क्या होता है गलत हो जाता है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ ए रिलेटेड टू बी, अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है यानी कि जिसके साथ रिलेटेड है। अब रिलेटेड जो है वो किसके साथ लगा है, ए के साथ, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए कौन है, ठीक है, ए कौन है ये आंसर होगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले देखो अब आपका होगा ए का बी से क्या संबंध है, ठीक है, ए का बी से क्या संबंध है, ओके, ए का बी से क्या संबंध है। या फिर दूसरे शब्दों में वो लिख सकता है ए किस प्रकार बी से संबंधित है, ठीक है, या फिर ए का बी से क्या रिश्ता है, मतलब इस तरीके से वो अलग अलग करके लिखता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को देखो यहाँ पे क्या लिखना है आपको आंसर में, जिसके साथ या फिर जिसके पीछे का लगा हो, आपको ध्यान रखना है, जिसके साथ, ध्यान से सुनो इंग्लिश मीडियम वाले, जिसके साथ रिलेटेड लगा हो ये वाला आंसर होगा, ए कौन है। हिंदी मीडियम वाले देखो जिसके साथ का लगा हो, का मतलब आप मान के चलो क्या होगा, कौन, ठीक है, का मतलब आप क्या समझ लेना, कौन, ए कौन है, ठीक है। का जिसके साथ लगा होगा वो आंसर होगा। यहाँ पे अगर ये कह रहा है ए का बी से, एक के साथ का लगा होगा और एक के साथ के से लगा होगा, कभी भी जिसके साथ से लगा होगा ना वो आपका आंसर नहीं होगा, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो जिसके साथ से लगा होगा वो आपका आंसर कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। आंसर क्या बताना है आपको कि ए का, जिसके साथ का लगा हो, ठीक है, जिसके साथ का लगा हो। या फिर एक सजेशन और है हिंदी मीडियम वाले, आप लोग क्या करना है, इंग्लिश मीडियम में सारे क्वेश्चन हिंदी में अटेम्प्ट करना, बट ब्लड रिलेशन का जैसे ही आए ना तो आप एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्या है मिस्टेक्स होने के चांसेस पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ए का जिसके साथ का लगा हो, का मतलब कौन, वो आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम वाले जिसके साथ रिलेटेड हो वो आंसर होगा। चलो अब बेसिक जो कुछ एक पॉइंट से और बता देती हूँ। सी रिलेशन पढ़ना है हम लोग को, यानी कि रिलेशन में क्या है, दो ही तो होंगे, जेंडर मेल होगा या फिर फीमेल होगा। यदि मेल है तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, एम से, और फीमेल है तो किससे, एफ से, ठीक है। या फिर आप डिपेंड करता है, कोई लोग प्लस भी रिप्रेजेंट करते हैं तो आप क्या करो, प्लस भी लिख सकते हो या फिर आप एम भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। फीमेल है तो एफ लिख लो या फिर माइनस से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ सी, सेम जनरेशन की अगर बात होगी, समान पीढ़ी की, तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करना है रिलेशन को, किससे करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। और यदि जनरेशन में गैप है तो आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है रिलेशन को, ठीक है। अब देखो सेम जनरेशन का मतलब है कि आप हैं और आपका भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, अब दोनों भाई बहन है मान लो, तो सेम जनरेशन होगा। बट यदि हम ए के पापा की बात करें तो ए के जो पापा है वो क्या, मतलब ए के पापा, बी अगर पापा है ए का तो क्या हो जाएगा, ये पापा उसके ऊपर वाले जनरेशन में आ गए है ना, तो ये हो गया गैप इन जनरेशन। ये सेम जनरेशन उसी पीढ़ी के लोग होंगे और इसमें क्या है, अलग पीढ़ी के लोग होंगे, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करके मतलब बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। ब्लड रिलेशन का ये जान है, अगर इस चीज को आपने माइंड से निकाल दिया ना तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। वो ये कि नेवर आइडेंटिफाई जेंडर विथ नेम, आपको कभी भी ब्लड रिलेशन को चैप्टर के अंदर आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है किसी के भी जेंडर को नाम देख के। यानी कि अगर मैंने कहा राम खड़ा है, ठीक है, या फिर राम सीता का कोई है,
तो आप राम बस लिखा है क्वेश्चन में, आप कभी भी एज्यूम नहीं करोगे कि राम लड़का है या फिर राम लड़की है। यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेंशन है राम फीमेल है, तभी राम फीमेल होगा, अदरवाइज राम मेल अगर लिखा हुआ है तभी राम मेल होगा। आपको खुद से एज्यूम नहीं करना है कि राम भगवान है तो भाई वो मेल है, तो यहाँ पे भी आपको मेल लिखना है, नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ये हमेशा मेल या फीमेल डिसाइड होगा। आपको कभी भी नाम देख के मेल और फीमेल डिसाइड नहीं करना है, इस मिस्टेक्स को हमेशा अवॉइड करना है आपको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलो अब देखो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये दो टर्म है वो हमेशा ही दिखाई देगा। वो क्या, ए बी का भाई है, ठीक है, या फिर ए इज ब्रदर ऑफ बी। यदि ये लिखा हुआ है हमेशा ही हर एक क्वेश्चन में दिखाई देगा, इसलिए इसको ध्यान से देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ए बी का भाई है या फिर ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब सी, ए बी का भाई है यानी कि दो लोग हैं, ये तो दिख ही रहा है भाई, ए और बी है। अब भाई है बहन है, तो ये क्या है, सेम जनरेशन में होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब देखो ए बी का भाई है यानी भाई कौन है यहाँ पे, ए भाई है ना, ए भाई है किसका, भाई बी का, तो ए भाई है यानी कि ए का जेंडर तो क्लियर है, मेल है, बट बी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। बी मेल भी हो सकता है और बी फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किसका जेंडर क्लियर है और किसका नहीं है। जब भी आप डायग्राम बनाओगे, जिसका जेंडर क्लियर नहीं है उसको आप क्या करोगे, एज इट इज छोड़ दोगे, उसमें कुछ लिखना नहीं है। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलो अब ए का भाई बी है। अब देखो यहाँ पे कैसे चेंज हो गया, ए और बी तो है दो लोग, बट ए का भाई कौन है, बी है। अब भाई कौन हो गया, बी हो गया। तो यानी कि इस केस में ए का जेंडर क्लियर नहीं है कि ए मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। तो ये चीजें जल्दबाजी के चक्कर में आपको ये मिस्टेक्स नहीं करने हैं ध्यान से, क्योंकि अगर मेल और फीमेल ही अपन ने गलत रिप्रेजेंट कर लिया तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये एक बिल्कुल ट्रेंड में है, मतलब न्यू, अभी जो आजकल एग्जाम्स में ये टर्म्स देखे जाते हैं आपको क्वेश्चंस में, पैटर्नल और मैटरनल, दो टर्म्स दिखेंगे हिंदी मीडियम में यदि हो तो। देखो पैटर्नल यानी कि पितृवंश और मैटरनल यानी कि मातृवंश। अब देखो पैटर्नल वो रिलेशन होगा जो आपके पापा के साइड से चल रहा होगा, जो यानी कि जो रिलेशन आपके पिताजी के साइड से चल रहा हो, ठीक है। यानी कि पापा का भाई है ना, पापा की बहन, पापा के पापा, पापा की मम्मी, है ना, जो आपके पिताजी के साइड से रिलेशन चल रहा है, फादर के साइड से रिलेशन चल रहा है, वो कौन सा हो जाएगा, पैटर्नल हो जाएगा। याद रखने के लिए आप क्या याद रख सकते हो, ये देखो, पी से पापा, ठीक है, और पी से पैटर्नल। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो पापा फादर के साइड से आपका रिलेशन चल रहा है वो डेट वन इज पैटर्नल, और जो मम्मी के साइड से आपका रिलेशन चल रहा है, माता के साइड से रिलेशन चल रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका मैटरनल यानी कि मातृवंश, ठीक है। इसको भी आप इजिली याद रख सकते हो। देखो एम से मम्मी, एम से मैटरनल, है ना। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो कौन है ये आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। आजकल जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसमें ये बताऊंगी सेकंड टाइप था। चलो अब देखो, रीता टोल्ड मनी, ये थोड़ा सा पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये टाइप 1 है, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो अगर ये कर लिए तो ईजी वाले सारे क्वेश्चन कर लोगे, इसलिए मैंने ये रखा है, ठीक है। रीता टोल्ड मनी द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रीता फ्रेंड। देखो रीता ने मनी से कहा, यहाँ पे क्या है, रीता ने मनी से कहा, यानी एक तो भाई रीता ले लिया हमने, ठीक है, और एक मनी ले लिया। अब रीता ने मनी से कहा, देखो ना ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीता का जेंडर, ना ही मनी का जेंडर, तो आपको खुद से एज्यूम नहीं करना है कि रीता लड़की है या फिर मनी लड़की है या लड़का है, कुछ नहीं एज्यूम करना है, बस सीधा आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली थी, यानी रीता किससे कह रही है, मनी से, कि कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली थी, यानी कि यहाँ पे कोई लड़की भी है ना। चलो अपन ने क्या किया, एक लड़की बना लिया, यहाँ पे एक लड़की भी है ना, ठीक है। रीता कह रही है कि जिस लड़की से मिला था वह मेरे दोस्त की माँ के साले की सबसे छोटी बेटी थी, यानी कि ये लड़की जो है ये क्या है, रीता के दोस्त, यानी कि पहले चलो रीता का कौन बनाओ, आप दोस्त बना लो, ठीक है। रीता का दोस्त ये हो गया, मेरे दोस्त की माँ, मतलब दोस्त की माँ है तो ऊपर वाले जनरेशन में होगा, और माँ है तो ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। अब दोस्त, देखो दोस्त का यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, दोस्त की माँ, यानी कि दोस्त की माँ ये हो गई फीमेल। अब क्या है, दोस्त की माँ के साले, इंग्लिश में क्या दे रखा था, देखो ब्रदर इन लॉ, है ना, इंग्लिश में क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ब्रदर इन लॉ। अब एक चीज सोचो आप, माँ का अगर ये कह रहा है आपको ब्रदर इन लॉ, तो क्या होगा,
अगर ये आपके पापा का ब्रदर इन लॉ होता तो कौन होता, पापा का साला यानी कि मम्मी का भाई। बट ये यहाँ पे इसने क्या किया, चेंज कर दिया है, माँ के साले मतलब माँ के ब्रदर इन लॉ। अब माँ का ब्रदर इन लॉ, एक्चुअली ये साले टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, मतलब माँ का ब्रदर इन लॉ कौन हो गया, तो सिंपल सा है ना, देखो माँ का ब्रदर इन लॉ, माँ के पति, ठीक है, माँ का पति मान लो, यानी कि आपके पापा, और फिर पापा का जो भी भाई होगा या बड़ा भाई या छोटा भाई, देवर जेठ मान लो, वो हो गए यहाँ पे ब्रदर इन लॉ, क्योंकि इंग्लिश में तो वही बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोस्त, दोस्त की माँ हो गई, ठीक है, माँ के हस्बैंड ये पति। और देखो एक चीज और रिप्रेजेंट याद रखना है आपको, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है ना, ब्लड रिलेशन के अंदर आपको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करना है ना, ये इक्वल से रिप्रेजेंट करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ पति पत्नी का रिलेशन जो है आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, डबल, मतलब इक्वल से या फिर डबल लाइन, जब जो भी बोल लो आप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, है ना, दोस्त और दोस्त की माँ और माँ के ये पति में, यानी कि दोस्त के पापा, पापा का भाई मानना है तभी तो वो साला होगा, है ना, पापा का भाई यानी कि ये भी मेल है, पापा का भाई तो ये भी तो मेल हुआ, ठीक है। अब देखो दोस्त की माँ का ब्रदर इन लॉ, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसने क्या कहा है, दोस्त की माँ के साले की सबसे छोटी बेटी है, सबसे छोटी यानी कि इसकी कौन है, बेटी है, ये लड़की जो है ये क्या है, इसके दोस्त की, दोस्त के माँ की सबसे छोटी, मतलब माँ के ब्रदर इन लॉ की बेटी है, ये यहाँ पे आ गए, है ना, समझ में आया आई होप। देखो इसने क्या कहा, दोस्त के माँ, यहाँ पे माँ है, उसके बाद एक सेकंड, है ना, देखो दोस्त ये हो गया, फिर ये दोस्त की माँ ये हो गई, माँ के हस्बैंड और हस्बैंड का भाई, ये माँ का ब्रदर इन लॉ ये हो गया, और ब्रदर इन लॉ की छोटी बेटी ये हो गई, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, रीता के मित्र से उस लड़की का क्या संबंध है। देखो रीता के मित्र से, यानी कि रीता के मित्र ये दोस्त हो गया ना, ये पूछ रहा है आपसे डी से, है ना, यही तो पूछ रहा है, दोस्त से उस लड़की का यानी कि एल का क्या संबंध है। अभी मैंने बताया था आपको, देखो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज नहीं होना है, अभी क्लियर किया था मैंने एक एक चीज। इंग्लिश में देखो तो गर्ल रिलेटेड, जिसके साथ रिलेटेड होगा वो आंसर होगा, यानी कि ये पूछ रहा है गर्ल, ये लड़की कौन है, इंग्लिश में तो सीधा सीधा क्लियर हो गया कि ये क्या पूछ रहा है भाई, ये लड़की कौन है, ये आंसर होगा। हिंदी में देखो क्या है, डी से, एक के साथ से लगा है, एक के साथ का लगा है, जिसके साथ का लगा है ये आंसर होगा। अब का किसके साथ लगा है, उस लड़की, यानी कि कौन सी लड़की, ये जो पुत्री है इसकी सबसे छोटी पुत्री है ना, तो आंसर कौन होगा, ये लड़की। अब देखो ये लड़की डी की कौन लगेगी, तो देखो ये लड़की कौन लगेगी, डी, डी की मम्मी, मम्मी के ये जो भी अंकल, मतलब डी के तो ये अंकल ही हो गए ना, पापा के भाई यानी कि डी के अंकल हो गए। अब अंकल की बेटी, अंकल की बेटी कौन हो गई, कजन हो गई, कोई सोचने वाली बात है, अंकल की बेटी क्या हो गई, कजन हो गई। तो ऑप्शन बी अपना राइट है। ये दोनों सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, रीता और मनी, इसका कोई रोल ही नहीं है इसमें, है ना। तो क्या हो गया, कजन हो गया अपना आंसर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो पॉइंटिंग का एक और क्वेश्चन कर लो तो इजिली तुरंत ही समझ में आ जाएगा, उसको फटाफट से करो, फिर दूसरा पैटर्न करेंगे, ठीक है। देखो पॉइंटिंग टू केतन, नमन सेड ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन। केतन की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब देखो केतन की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा, यानी यहाँ पे दो लोग हैं, केतन है और नमन है, ठीक है। पॉइंटिंग टू केतन, केतन की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा, एक सेकेंड, है ना, पॉइंटिंग टू केतन, केतन की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि देखो नमन के पिता, अब नमन के पिता यानी कि क्लियर है ये क्या है, मेल है, देख लो नमन के पिता यानी कि क्लियर है, ये कौन हो गए, मेल हो गए, है ना, मेल होगा इसका जेंडर। पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, देखो ये तो नमन के पिता हो गए, ठीक है। अब इसका इकलौता पुत्र, अब देखो इकलौता पुत्र यानी कि इसका दूसरा पुत्र नहीं हो सकता, तो एक केस तो ये भी बनता है कि इकलौता पुत्र आप नमन को ही मान लो, है ना, क्योंकि नमन को आप लड़का ही मान लो, ठीक है। जब नमन को आप लड़का मानोगे तो इसके इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि नमन का भी जो पुत्र है वो कौन हो गया, केतन हो गया, है ना, यही तो कह रहा है ये। केतन की ओर इशारा करते हुए नमन कहता है कि वह मेरे पिता, यानी कि नमन के पिता कौन हो गया ये,
ठीक है, नमन के पिता के इकलौते पुत्र, यदि आप नमन को मेल मानोगे अभी, ठीक है, मानो केस 1 बता रही हूं मैं, तो नमन लड़का है, ठीक है। अब इसके पुत्र का भी इकलौता पुत्र कौन है? केतन है, ठीक है। तो अब क्या पूछा है इसने, केतन की माँ, अब देखो केतन, ये केतन है यानी कि केतन की माँ। अब देखो केतन की माँ कौन हो गई यहाँ पे, कैसे बनाओगे, केतन ये है, केतन के पापा ये हैं, तो केतन की मम्मी कौन हो गई, इधर आ गई ना मम्मी, ये हो गई मम्मी, फीमेल। मैंने बताया था हस्बैंड वाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको, डबल लाइन से, ठीक है। ये हो गई केतन की मम्मी। अब इसने क्या कहा है, देखो केतन की माँ का, यानी कि केतन की माँ कौन है, ये रहा ना, ये देखो ये पूछ रहा है आपसे, ये वाला कौन है ना, ये जो फीमेल है, केतन की माँ का नमन से, यानी कि ये कौन है, किसकी, नमन की। तो सिंपल सी बात है, नमन की कौन है, ये वाइफ है ना, नमन की वाइफ है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, अब देखो ये तो केस 1 हो गया। आप यदि चाहो तो इसमें दूसरा केस भी बन सकता है, एक बार ध्यान से सोचो, क्योंकि मैंने हमेशा स्टार्टिंग से यही बात बताया आपको कि आपको खुद से एज्यूम नहीं करना है, आपको खुद से एज्यूम नहीं करना है कभी भी कि जेंडर किसका क्या है। अब इसने क्या कहा है, देखो नमन हो गया एक, ठीक है, एक केतन है। अब नमन कहता है केतन की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे पिता, यानी कि नमन के कोई पिता है, ठीक है भाई, मान लिया हमने नमन के पिता है। अब नमन के पिता, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र। अब मान लो हम लोग मानते हैं कि नमन मेल ना होके फीमेल है, ठीक है, नमन मेल ना होके फीमेल है, तो इसका इकलौता पुत्र जो है वो तो कोई और हो जाएगा, है ना। अब इसको मान लो आप इकलौता पुत्र, ठीक है, किसको मान लोगे आप इकलौता पुत्र, इधर अलग मान लो, क्योंकि नमन को अब इस केस में लड़की मान लो, क्योंकि क्लियर नहीं है ना, नमन लड़का है या लड़की ये तो नहीं पता है ना, ये तो हमने एज्यूम किया यहाँ पे। अब यहाँ पे एज्यूम करो कि नमन लड़की है, तो इसका इकलौता पुत्र ये कोई और भी है, एक दूसरा। अब इस इकलौते पुत्र का जो पुत्र है ना वो के है, ये के है। तो अब इस केस में ये क्या कह रहा है कि नमन की वाइफ, नहीं, केतन की माँ। अब देखो केतन की माँ कोई और होगा, क्यों, क्योंकि केतन के पिता तो ये हैं, अब पिता ये है तो इसकी माँ इधर हो गई, है ना, इसकी माँ किधर हो गई, इधर हो गई। अब क्या है, केतन के माँ, ये कह रहा है आपसे केतन के माँ, ये जो है ना केतन की माँ, ये कौन है, किसकी, नमन से क्या संबंध है, देखो ये जो है केतन की माँ, ये कौन है, नमन की। तो देखो ये कौन हो जाएगी, नमन की, नमन मतलब नमन का ये भाई हो गया, और ये भाई की वाइफ हो गई। तो भाई की वाइफ कौन हो गई, भाई की, ये भाई बहन है, देखो भाई की वाइफ कौन हो गई, भाभी हो गई। तो यहाँ पे भाभी जैसा कोई रिलेशन है नहीं है, पुत्री है, बहन है, पत्नी है और मैटरनल आंट है। तो आपको दोनों ही केस बनाने हैं, बट ये वाला केस इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हमारे ऑप्शन में भाभी नहीं है, तो आपको फिर ये वाला केस मान के चलना है कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको खुद से एज्यूम नहीं करना, अदरवाइज अगर भाभी होता तो एक और ऑप्शन होता, मान लो बोथ करके, ठीक है, तो आपको वो टिक करना था। तो इसलिए ध्यान रखना है, केस हमेशा ध्यान रखना है, खुद से एज्यूम नहीं करना है आपको। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखो, इसको करते हैं, ये है आपका पैटर्न 2, ठीक है, जो पैटर्न 2 है, जो मैंने बताया था कनेक्टेड रिलेशन वाला या फिर डबल रिलेशन, जो भी कह सकते हो आप। इसमें देखो क्या कह रहा है, पी क्यू का पिता और आर का दादा है। देखो पी क्यू का पिता और आर का दादा है। यहाँ पे ध्यान से देखो इस चीज को कि ये क्या कह रहा है आपसे, सेंटेंस कैसे सॉल्व करोगे आप, पी क्यू का पिता है, ठीक है भाई, ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि पी क्या है, क्यू का पिता है, यानी कि क्यू नीचे आ गया और क्यू का पिता ये पी, ये ऊपर हो गया, ठीक है भाई, ये तो क्लियर है। और आर का दादा है, अब का दादा है, आर का दादा है, ये तो ठीक है, लेकिन कौन है, आप किसको लोगे, पी को लोगे या क्यू को लोगे। तो जब ये सेंटेंस जो कनेक्टिविटी वाली आएगी ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, बिल्कुल गुरु मंत्र है इसका ये। अगर ये चीज आपने अपने माइंड में सेट कर लिया ना, तो कभी जो कनेक्टेड रिलेशन का क्वेश्चन होता है ना, इन चीजों से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है, वो कभी आपका रॉन्ग नहीं होगा। इसको ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो, यदि सेंटेंस आपका इस तरीके से हो, ए बी का भाई है और सी का पिता है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी कि कनेक्टिविटी किससे हो रही है आपकी, सेंटेंस को जोड़ किससे रहे हैं हम लोग, और से जोड़ रहे हैं, ठीक है, ए बी का भाई है और सी का पिता है, या फिर और के अलावा या है, तथा है, लेकिन है, किंतु है, परंतु है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इंग्लिश मीडियम में क्या हो जाएगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी, या फिर एंड के साथ, एंड की जगह पे आपका और हो, बट हो। इन सब चीजों से यदि आपके सेंटेंस में कनेक्टिविटी हो रही है, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, तो थर्ड वाले, जो ये थर्ड है ना, सी का बात हमेशा किसके लिए किया जा रहा है यहाँ पे,
फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। सी का बात यानी कि थर्ड वाले का बात हमेशा किसके लिए हम लोग करेंगे, फर्स्ट वाले के लिए, ये ध्यान रखना है। देखो ए बी और सी होगा आपका, ठीक है, या फिर यहाँ पे हिंदी में और होगा। और की जगह आप लोग यहाँ से याद रख लेना प्लीज, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, एंड, और, बट भूलना नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेटली वर्ड जो है एग्जाम्स में एज इट इज दिखते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले का बात जो है वो किसके लिए किया जा रहा है, सी के लिए, यानी कि ए बी का भाई है। देखो ए क्या है, भाई है किसका, बी का, क्लियर हो गया। और सी का पिता है, सी का रिश्ता किसके साथ है, यहाँ पे रिलेशन किसके साथ है, ए का, यानी सी का पिता कौन है, ए है, तो सी का पिता कौन हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, क्लियर है। यही सेम यहाँ पे भी कह रहा है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ए भाई है किसका, बी का, एंड फादर ऑफ सी, फादर कौन है सी का, तो ए है, क्यों, क्योंकि रिलेशन किसके साथ होगा, फर्स्ट वाले के साथ, तो सी का फादर कौन है, ए है, क्लियर हो गया। ये पहला था। दूसरा आपको सेंटेंस में क्या चेंजिंग दिखेगा, एक तो आपका ये रिलेशन दिखेगा, थर्ड वाला का रिलेशन किसके साथ होगा, फर्स्ट वाले के साथ, जब कनेक्टिविटी और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, एंड, और बट से होगा। गांठ बांध के याद कर लो इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब दूसरा देखो, यदि सेंटेंस आपका इस तरीके से होगा, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अब कनेक्टिविटी किससे हो रही है, अपनी सेंटेंस की कनेक्टिविटी किससे हो रही है, जो से। या फिर यदि आप इंग्लिश में इंग्लिश का पढ़ोगे तो क्या होगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी किसके थ्रू हो रही है, हु के थ्रू हो रही है, ठीक है। देखो जो की जगह पे आपको उसका जिसका भी दिख सकता है, और हु की जगह आपको हुम और हुज भी दिख सकता है। यदि इन शब्दों से, इन वर्ड्स से कनेक्टिविटी यानी दो सेंटेंस को आप जोड़ रहे हो तो कैसे सॉल्व करना है वो देखो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन लोग हैं ए बी, और यहाँ पे आपका जो आया और फिर सी। जैसे ये जो वर्ड आएगा ना, जो या फिर जो की जगह आप हु याद रख लो, दोनों जो या हु आएगा, तो जो के जस्ट पहले याद रखना है, यहाँ पे एक वर्ड है, क्या है, जस्ट पहले, ठीक है, बिल्कुल इमीडिएट, जो इमीडिएट उसके पहले आएगा ना, वो कौन सा, उसके साथ रिलेशन होगा थर्ड वाले का। यानी कि सी का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है। गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। हमेशा रिलेशन किसके साथ होगा, सी का, यानी कि थर्ड वाले का रिलेशन जो के जस्ट इमीडिएट पहले, आपको आगे नहीं जाना है, जो के जस्ट पहले जो आएगा उसके साथ रिलेशन होगा, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी कि ए भाई है किसका, भाई बी का, ठीक है, क्लियर हो गया। ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अब देखो जैसे ही जो आया तो आपको क्या करना है, सी का रिलेशन किसके साथ देना है, जो के जस्ट पहले। अब जो के जस्ट पहले क्या है, यहाँ पे बी है, तो सी का रिलेशन किसके साथ कह रहा है, ये बी के साथ। बी क्या है, सी का पिता है। अब देखो सी का पिता कौन है, यहाँ पे बी है, चेंज हो गया। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। हाँ, इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले आप भी बना लो। अब देखो चेंजिंग कहीं भी हो सकता है, ये जो को उठा के, जरूरी नहीं है जो को मैंने जो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है ना, ए बी जो सी, यानी कि ये ए बी का भाई है जो सी का पिता है, ये जो को एग्जामिनर क्या करेगा, घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको इस जो को उठा के इधर उधर करेगा। अब जब वो इधर उधर करेगा तो सेंटेंस किस तरीके से और बन सकता है ये भी सीख लो एक बार। ए जो बी का भाई है सी का पिता है। अब उसने जो को क्या किया, देखो पहले जो कहाँ था, यहाँ पे था, है ना, जो पहले क्या था, यहाँ था। पहले सेंटेंस क्या था आपका, ए था, बी था, फिर जो था और सी था, यही था ना। अब इसने क्या किया है, ए फिर जो आ गया, बी आ गया और सी आ गया। देखो चेंजिंग इसने किस तरीके से कर दिया है, जो को उठा के यहाँ रख दिया जो कि थर्ड में आ रहा था। अब मैंने क्या बताया आपको, थर्ड वाले का रिलेशन आपको कुछ नहीं देखना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो के जस्ट पहले वाले के साथ होगा। आप देखो ना, जो के जस्ट पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ। यानी कि यहाँ पे सी का पिता कौन है, ए हो जाएगा। बट इसमें यदि बात करोगे तो सी के पिता कौन है, देखो सी जो के जस्ट पहले बी है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब देखो इसका डायग्राम बनाओ एक बार, क्या बन जाएगा, ए जो बी का भाई है, तो ठीक है भाई, ए जो बी का भाई है, यानी कि ए भाई है बी का, ठीक है, मान लिया हमने। ए जो बी का भाई है सी का पिता है, सी का पिता कौन है, जो के जस्ट पहले, यानी कि ए, तो ए पिता है किसका, सी का। देखो ध्यान से,
नीचे वाले का डायग्राम क्या बनेगा, अभी अभी हमने बनाया, ए बी का भाई है, ए भाई है भाई, किसका भाई है, ए, तो बी का भाई है, ठीक है। जो सी का पिता है, अब ए जो सी का पिता है, सी जो के जस्ट पहले कौन है, यहाँ पे बी है ना, सी के जस्ट पहले कौन, जो के जस्ट पहले कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो यानी कि सी का पिता इस केस में कौन है, बी है, ठीक है। तो देखो डायग्राम कैसे चेंज हो जाएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और बच्चे गलत कर लेते हैं, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। देखो पी क्यू का पिता और आर का दादा है, अब देखो पी है, क्यू है और कनेक्टिविटी किससे है, और से है, यानी कि कनेक्टिविटी किससे है, एंड से है। जब भी कनेक्टिविटी एंड से होगा तो थर्ड वाले का बात किसके लिए किया जा रहा है, फर्स्ट वाले के लिए, है ना। पहले वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था, जब भी कनेक्टिविटी और से या एंड से है तो थर्ड वाले का बात किसके लिए किया जा रहा है, फर्स्ट वालों के लिए, ओके। चलो सॉल्व करो, पी क्यू का पिता है, यानी कि देखो पी पिता है यहाँ पे किसका, क्यू का, है ना। चलो क्यू आ गया, ये मेल हो गया, ठीक है, मान लिया हमने। और आर का दादा है, आर का रिलेशन पी के साथ है, यानी पी आर का दादा है, पी क्या है, आर का दादा है। अब इसको यहाँ पे मान लो आर हो गया, ठीक है, आर का दादा है यहाँ पे मान लिया हमने, तो आर पी को दादा बनाने के लिए देखो आर के पिता क्यू बना दो और क्यू के पिता पी, तभी तो ये मेल हो गया ना, क्योंकि आर के दादा हैं तो दादा कब होगा, पापा के पापा ही तो दादा होंगे ना, इसलिए इसको मेल किया है, ठीक है। चलो अब देखो जो एस का भाई है, अब यहाँ पे एक ही सेंटेंस में इसने सारा जोड़ दिया, अब जो जोड़ा है इसने, देखो मैंने क्या बताया था, जब भी जो से कनेक्टिविटी हो, ऊपर देखो हु से है, जब भी हु से कनेक्टिविटी हो तो एस, यानी कि थर्ड वाला जो एस है इसका किससे होगा, जस्ट जो के पहले वाले से। अब जो के जस्ट पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, ऊपर देखो जस्ट हु के पहले, इधर से देख लो, जस्ट हु के पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है ना। तो किसके साथ है इसका रिलेशन, आर के साथ, जो एस का भाई है, यानी कि आर क्या है, एस का भाई है। अब एस बना लो, यहाँ पे भाई है तो देखो सेम जनरेशन में होगा, ठीक है। अब कौन है भाई, यहाँ पे कौन है, आर का दादा है जो एस का भाई है, यानी कि आर भाई है, तो आर का क्लियर हो गया, मेल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एस की माता टी है, अब देखो एस की माता यानी कि एस की मम्मी बना दो यहाँ पे, एस की मम्मी ये हो गया टी, ठीक है, ये क्या है, टी है, एस की मम्मी कौन है, टी है, जो भी से विवाहित है। अब देखो फिर से जो से कनेक्टिविटी आ गया, यानी कि ऊपर भी हु से हो रहा होगा, हाँ हु से कनेक्टिविटी है तो भी का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, जस्ट पहले, हु के जस्ट पहले टी से, यानी कि क्या है, देखो जो भी से विवाहित है, कौन भी से विवाहित है, एस की माता टी है, जो भी से विवाहित है, यानी कि भी का रिलेशन क्या कह रहा है, ये टी से, भी बनाओ जो टी से विवाहित है, यानी कि भी मेल हो गया क्योंकि टी तो फीमेल है ना, ये विवाहित है किससे, एम से, सॉरी भी से, है ना। तो ये देखो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ओके। अब क्या कह रहा है ये, टी क्यू की बहन है, देखो टी जो है ना, ये वाला टी क्यू की बहन है, अब बहन है तो ये सेम जनरेशन में हो गया है ना, ये दोनों भाई बहन है, क्लियर है। तो भी का पी से क्या संबंध है, हाउ इज भी रिलेटेड टू पी, यानी कि भी कौन है, ये आंसर होगा भी का, यानी कि भी क्या है, भी कौन है, का मतलब मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, कौन, तो भी कौन है, किसके साथ पूछ रहा है, पी के साथ। अब चलो भी तो यहाँ है, देखो भी कहाँ है, यहाँ है, और पी, अब भी कौन है भाई, पी का कौन है, भी देखो ये सबसे ऊपर था, आर का दादा है, देखो इसकी बेटी, सॉरी मेल है, इसका बेटा ये हो गया। अब बेटा की, ये दोनों बहन है ना, ये दोनों बहन है, देखो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, तो वाइफ की बहन के पापा है ना, तो ये ससुर हो गया, तो ये कौन हो गया, ये दामाद हो गया, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये वाइफ हो गई, भी की वाइफ कौन है, टी है, टी की बहन यानी कि भी की साली हो गई, और साली के पापा ये कौन हो गए, ससुर जी हो गए। तो रिलेशन क्या है, ससुर और दामाद का। और ये क्या पूछ रहा है आपसे कि भी कौन है, भी कौन है, तो भी दामाद है और पी ससुर है ना। तो ये पता चल गया ये फादर इन लॉ है एंड ये सन इन लॉ है। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, दामाद है ये, ठीक है।
चलो इसी तरीके से आपको कनेक्टिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको एक बार याद कर लो तो एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये गारंटी है। इसलिए आपको कनेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था और वो जो डायग्राम था उसको याद रखना आप, ठीक है, नहीं तो नोट डाउन करके कहीं रख लो। अब चलो ये लास्ट पैटर्न है और इससे भी क्वेश्चंस कभी कभी दिख जाते हैं, बट इसका मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, इसका सीधा शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। बाकी डिटेल्ड में अगर आपको सीखना होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं तो उसको भी बता दूंगी। चलो देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपको वहां पे कैसे लिखा हुआ होगा कि क्रॉस इफ, ये जो क्रॉस है यानी कि मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट्स करता है फादर के रिलेशन को, डिवाइड सन को प्लस डॉटर को, और मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आपको भी यही करना है। जैसे ही क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में तो सबसे पहले जो आपके पास रफ पेपर होगा उस पर आपको शॉर्ट में ना ये रिलेशन लिख लेना है, ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे ही आप शॉर्ट में रिलेशन लिख लोगे तो ये क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि देखो इनमें से कौन सा दर्शा रहा है कि आर डब्लू का ससुर है, ठीक है, आर क्या है, डब्लू का ससुर है, आर डब्लू का ससुर है यानी कि आर मेल है। ये क्लियर है कि आर क्या है, मेल है, ये क्लियर हो जाएगा आपको। अब या तो एक ऑप्शन ये है कि आप ना सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इन सबको एक एक करके चेक करो। चेक कैसे करते हैं वो देखो, एक मैं समझा देती हूँ पहले। बी क्रॉस आर है यानी कि बी क्रॉस आर का मतलब क्या हुआ, क्रॉस का मतलब है फादर, यानी कि बी फादर है किसका, आर का, ठीक है, बी फादर है किसका, आर का। इस तरीके से बनाना है आपको, बी क्रॉस आर यानी कि बी फादर है किसका, आर का, ठीक है। अब देखो आर प्लस सी, प्लस क्या बता रहा है आपको, डॉटर है, यानी कि आर डॉटर है किसकी, सी की, आर डॉटर है किसकी, सी की। तो आप एक तरीके से इसके अपर जनरेशन में यहाँ पे बना सकते हो, आर डॉटर है किसकी, सी की, यानी कि आर का जेंडर क्लियर हो जाएगा कि फीमेल है। अब क्या है, सी डिवाइड के, यानी डिवाइड किसको बता रहा है, सन, यानी कि सी लड़का है किसका, के का, तो सी के का लड़का है, यानी कि के, सॉरी सी लड़का है के का, तो सी का जेंडर क्लियर है, के का जेंडर क्लियर नहीं है, यहाँ पे मेल है। फिर क्या है, के माइनस डब्लू, यानी कि माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइफ, तो के वाइफ है किसकी, डब्लू की, तो के वाइफ है डब्लू की, तो सेम आ जाएगा, है ना, के वाइफ है यानी कि ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है। अब आपको इसमें फाइंड आउट करना होता है क्या क्या फाइंड आउट करना है कि आर इज द फादर इन लॉ ऑफ डब्लू, यानी आर ससुर है। अब देखो यहाँ पे आर ससुर कैसे होगा, आर तो सबसे नीचे है और डब्लू ही ऊपर है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो एक तरीका ये है कि आप एक एक करके सॉल्व करो, बट इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो इसका सीधा सीधा मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, वो आपको याद रखना है। सी शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, ये देखो, इसका जो बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, 1 सेकेंड में आपका सॉल्व हो जाएगा, उसको याद रखना है किस तरीके से। वो देखो, आपको सिर्फ देखना है मेल है या फीमेल है, जो आपसे आंसर में पूछ रहा है ना वो क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। यदि मेल होगा तो रिलेशन क्या होगा, इनटू और डिवाइड का, यदि फीमेल होगा तो रिलेशन क्या होगा, प्लस और माइनस का। कहने का मतलब देखो, पहले इसे ध्यान से रख लो, मेल है तो इनटू और डिवाइड होगा, फीमेल है तो क्या होगा, प्लस और माइनस होगा, ओके। अब देखो इसमें क्या करना है, मेल कहने का मतलब ये था कि क्या कह रहा है ये, आर डब्लू का ससुर है, यानी कि आपको पता है आर क्या है, मेल है, इससे क्लियर हो गया आर क्या है, मेल है ना। अब मैंने क्या बताया आपको, मेल होगा तो रिलेशन क्या होगा किसके साथ, इनटू या डिवाइड। आपको सिर्फ ये ऑप्शन ढूंढना है इन चारों में से जिसमें आर के साथ या तो इनटू होगा, मतलब आर के जस्ट बाद या तो इनटू होगा या फिर आर के जस्ट बाद डिवाइड होगा, ठीक है। वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिसमें आर के जस्ट बाद या तो इनटू होगा या फिर आर के जस्ट बाद डिवाइड होगा, वही ऑप्शन सही होगा। समझ गए शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, आपको जेंडर बस पता करना है। देखो आर का जेंडर पता चल रहा है ना क्वेश्चन से ही कि आर मेल है, मेल में इनटू और डिवाइड होता है, तो आर के साथ या तो इनटू होगा या फिर डिवाइड होगा। आप देख लो कौन सा ऑप्शन है जिसमें आर के साथ क्या है, इनटू है या फिर डिवाइड है। चलो देखो, पहला है आर के साथ प्लस है तो ये नहीं होगा, दूसरा देखो आर के साथ कुछ है ही नहीं, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तीसरा देखो आर के साथ क्या है, प्लस है, तो ये भी नहीं होगा, और चौथा देखो आर के साथ क्या है, क्रॉस है, तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यदि ये पूछता आपसे अगर आर का जेंडर यहाँ पे फीमेल होता, ठीक है, यदि इस क्वेश्चन में आर का जेंडर मेल ना होके फीमेल होता, तब आपको क्या चेक करना था कि आर के बाद या तो प्लस आता,
या फिर माइनस आता। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक था। अब एक क्लास और करेंगे जिसमें कुछ एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि अपना कंट्रोल हो जाए, फिर कोई अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप ये क्लास हेल्पफुल हो आप सभी के लिए। ऐसे ही बने रहिए, सारे क्लास अटेंड कीजिए आप लोग। ओके।